नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इकोनॉमिक्स की क्लासेस पढ़ रहे हैं और लगभग हमने 6 से 7 क्लास कंप्लीट कर दी हैं। तो आज हम उन्हीं के MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, यदि आपने अभी तक पुरानी क्लासेज नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप जाकर वो क्लासेज देखें, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से रिलेटेड है। आज की क्लास कल से रिलेटेड थी, कल वाली क्लास परसों से रिलेटेड थी। तो सबसे पहले आप पुरानी क्लासेस देखें। उन्हीं क्लासेस के हमने साथ में आपको MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रखी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और MCQ हम आपको साथ साथ करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप पुरानी क्लासेज को देखें, फिर उनके MCQ करें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनता है। तो जब तक आप पुरानी क्लासेज नहीं देखोगे आज की क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आप पुरानी क्लासेज देखें। मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम इकोनॉमिक्स के नाम से सेव है। तो हमने जो कल की क्लास की थी वो थी मॉनेटरी पॉलिसी, जो RBI से संबंधित है। तो आज हम उसके MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके लिए एक टेस्ट सीरीज देंगे। तो आप साथ साथ पॉइंट बनाएं। यदि आपने पुरानी क्लासेस देख रखी होगी तो आप बड़ी आसानी से इन पॉइंट्स को कर दोगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। MSF जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसका संबंध किससे है? दीर्घकालीन लॉन्ग टाइम के लिए, RBI द्वारा बैंकों को ओवरनाइट ऋण के लिए, RBI द्वारा जनता को ऋण देने के लिए, या विदेशी मुद्रा फॉरेन जो करेंसी है उनके लिए। तो MSF में RBI द्वारा बैंकों को ओवरनाइट ऋण दिया जाता है। और इसका एक पॉइंट आपको और याद रखना कि इसे इमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी इमरजेंसी में जो इसको RBI है वो बैंकों को लोन देता है, वो एक दिन या एक रात के लिए होता है, लगभग 24 घंटे के लिए। इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो भी काफ़ी हाई मात्रा में होता है, ये आपको याद रखना है। MSF के अंतर्गत ऋण की अवधि क्या होती है? जो MSF है उसके अंतर्गत एक दिन या ओवरनाइट के लिए, हम बोल सकते हैं 24 घंटे के लिए वो ऋण दिया जाता है। और इसके अंतर्गत जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई होता है दूसरे फैसिलिटीज़ के मुकाबले। उसके बाद है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF। SDF में बैंक क्या करते हैं? SDF में बैंक करते हैं कि जो बैंक है वो अपना कुछ पैसा, कुछ लिमिटेड अमाउंट है, वो अपना RBI के पास जमा करते हैं विदाउट कोलेटरल, बिना गारंटी के। तो RBI के पास बिना गारंटी धन जमा करते हैं। हम आपको पूरी डिटेल अब की बारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पूरी डिटेल देने में क्या है, टाइम ज़्यादा चला जाता है, आपके क्वेश्चंस कम हो पाते हैं। तो आप पुरानी क्लासेस के जिसने क्वेश्चन दे रखे हैं वो आसानी से देख सकते हैं भाई। तो हम क्वेश्चंस करवाएंगे। बेसिकली जो भी डिटेल्स है नॉर्मली वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे बीच में। SDF की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो SDF है उसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। और इसके अंतर्गत क्या हो गया था कि जो इसी पॉइंट्स में आप देख सकते हो, तो RBI के पास हम पैसा जमा करते हो बिना गारंटी के करते हैं। तो इसका जो परसेंटेज है वो हमने ±0.25 बताया था, जो नॉर्मली रेट पे जो बैंक या रेपो रेट पे था उसके साथ मैच करता था, 0.25 प्लस या माइनस। और इन्फ्लेशन वाले में भी हमने एक पॉइंट बताया था कि जो रेंज होती है वो 4 में +-2 होती है। मीन्स वो 2 से 6 की अच्छी रहती है। यदि 2 से कम है तो भी दिक्कत है, 6 से ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। तो उसको कंट्रोल करने के जो पॉइंट्स है वो भी हमने आपको इससे पीछे वाली क्लास में दे रखे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है, कौन इसको कंट्रोल कर सकता है, यदि ये घट गई तो क्या साइड इफेक्ट है, बढ़ गई तो क्या साइड इफेक्ट है। हमने हर एक पॉइंट प्रॉपर तरीके से आपको दे रखा है, तो आप पुराने वाले क्लासेस में देख सकते हैं। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। नाम से ही पता चल रहा है आपको, रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत क्या होता है? बैंकों द्वारा RBI को लोन दिया जाता है, बैंकों द्वारा RBI को ऋण दिया जाता है। आपको एक पॉइंट याद रखना है, यदि डायरेक्टली रेपो रेट पूछ रहा है तो RBI द्वारा बैंकों को दिया जाएगा, रिवर्स रेपो रेट पूछ रहा है तो बैंकों द्वारा RBI को दिया जाएगा। यह पॉइंट आपको याद रखना है। और जो इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है उसमें
अप्रोक्स 0.25 का डिफरेंस है, आप प्रॉपर चेक कर लेना। रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? जो रेपो रेट में है, यदि रेपो रेट बढ़ेगा, हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? लोन कम मिलेंगे। तो इसी में रेपो रेट में वृद्धि होगी तो क्या होगा? लोन कम मिलेंगे। मनी की सप्लाई कम होगी, मनी की सप्लाई कम होगी तो महंगाई कम होगी। ये हमने बताया था ना आपको, यदि मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? महंगाई होगी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो 1% बेसिस पॉइंट्स होते हैं, हमने आपको ये पॉइंट बताया था कि 1% बेसिस पॉइंट्स में 100 बीपीएस होते हैं, ये आपको याद रखना है। LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, या हमने आपको बताया था कि LAF का प्रयोग किस पर्पज के लिए किया जाता है? जो LAF का प्रयोग है वो रेपो और रिवर्स रेपो के लिए किया जाता है, जिसमें क्या होता है, हमने अपना जो अमाउंट है वो लिक्विडिटी फॉर्म में रखना होता है, जैसे कैश, गोल्ड, ज्वेलरी, प्रॉपर्टीज। तो इस टाइप में हमने लिक्विडिटी की आपको फॉर्म भी दे रखी है, आप टेबल जाके याद कर सकते हैं। LAF की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो LAF है उसकी शुरुआत 1998 के अंतर्गत हुई थी। तो 1998 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO में आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है। मींस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने में, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसका पॉइंट डायरेक्ट जो शेयर मार्केट्स है उसमें आप देखने को मिलेगा, जो बैंक में रेट होते हैं उसमें आपने देखने को मिलेगा। हम इसका आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं। अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले न्यूज चली हुई थी कि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो उन्होंने भी क्या किया था? उन्होंने भी ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज किया था, लेकिन ये हमारा आरबीआई में होता है, उनका थोड़ा अलग होता है। उन वालों ने भी क्या किया था? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वो थोड़ी थोड़ी बेच दी थी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेंगे तो क्या करेंगे? लोग खरीदेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट है। और यदि उसको खरीदेंगे तो क्या होगा? बैंक का जो रेट है वो थोड़ा सा हाइक करेगा, इसलिए 0.25 या 0.50% का वहां पर हाइक मिला था, जिससे शेयर मार्केट में थोड़े दिन हलचल रही थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है वो किसके अंतर्गत कार्य करता है? आरबीआई द्वारा OMO में जो सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनको बेचने का प्रभाव क्या होगा? यदि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेंगे तो क्या होगा? जो मुद्रा आपूर्ति है वो घटेगी, जो मनी सप्लाई है वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि हम बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं, क्या होगा? लोग मार्केट में पैसा लगाएंगे, शेयर मार्केट में, लेकिन जो एक्चुअली मनी की सप्लाई होगी वो कम होगी। तो ये आपको याद रखना है। इसी कारण से यदि मनी की सप्लाई कम हो रही है तो इन्फ्लेशन घटेगा, लेकिन यहीं पे ये खरीदने लग जाए तो क्या होगा? जो मुद्रा आपूर्ति है वो क्या होगी? बढ़ेगी। ये आपको याद रखना है। इसी के अपोजिट कार्य करता है ये। यदि बेचने का काम होगा तो क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति घटेगी। यदि खरीदने का काम होगा तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके अंतर्गत कुल कितने सदस्य होते हैं? उसके अंतर्गत टोटल 6 सदस्य होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हमने प्रॉपर डिटेल आपको चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में दे दी थी, आप प्रॉपर जाके वो क्लास देखें। अभी तक नहीं देखी है तो, यदि देखी है तो आप अभी फिलहाल बने रहें। उसके बाद जो MPC है उसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? उसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। और जो बाकी के हैं वो सभी आरबीआई से संबंधित होते हैं, लेकिन उनका जो कार्य है वो है सीमित, इसलिए जो एक कमेटी है उसी के अंतर्गत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इसका काम ये होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा या घटेगा, महंगाई कंट्रोल करनी कितनी, यदि वो 10% क्रॉस हो गई है तो उसको कम करना, क्योंकि वो 6% से ज़्यादा नहीं हो सकती।
यदि वो माइनस में चली गई है वो भी नहीं है। तो हमने इसका एक आपको चार्ट बना के दिखाया, तो वो चार्ट आपको याद करना। वो चार्ट याद हो गया तो आपको 5-6 पॉइंट याद हो जाएंगे। हमने आपको एक चार्ट दे रखा है, वो चार्ट आप याद करो। एमपीसी की बैठक होती है, जो एमपीसी की है वो बैठक होती है, वो कितने कितने समय के बाद होती है। जो एमपीसी की बैठक है वो हर 2 महीने में होती है, द्विमासिक। और हर 2 महीने में डिसीजन लिया जाता है कि जो बैंक रेट है या जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा या घटेगा। एमपीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो मुद्रापूर्ति मनी सप्लाई है और महंगाई जो इन्फ्लेशन है उसको नियंत्रित करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम। ये कंट्रोल कैसी होगी? यदि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? लोग बैंक में पैसा रखेंगे। यदि आप रेट अच्छा दे रहे हो तो वो लोग क्या करेंगे? बैंक में पैसा रखेंगे। यदि आप रेट कम दे रहे हो तो लोग बाहर पैसा लगाएंगे। इसलिए जो मार्केट में मनी सप्लाई है, यदि पैसा ज्यादा आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, पैसा कम आएगा तो महंगाई कम होगी। इसलिए जो उसकी रेंज दी गई है वो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 4 ± 2%। 2% से 6% का डाटा करेक्ट माना जाता है और 4% का परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत महंगाई है जो कंट्रोल में रहती है और महंगाई कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है। उसके बाद CRR का क्या अर्थ है? CRR का हमने आपको प्रॉपर पॉइंट बताया था। CRR में क्या होता है? जो नकद भंडारण उधार, इसके अंतर्गत क्या होता है? जो कैश होता है उस कैश का भंडारण होता है। ये मैंने आपको एक आइडिया, एक एग्जांपल बताया था कि जैसे 200 करोड़ रुपए है तो 200 करोड़ में से लगभग 115 करोड़ रुपए आपके पास कैश होना चाहिए और जो 85 करोड़ है वो आपके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। तो ऐसा ही इसमें एक अनुपात है, वो अनुपात आपको याद रखना है। CRR के तहत बैंक क्या करते हैं? जो CRR है उसके अंतर्गत बैंक अपने पास, आरबीआई के पास नगद जमा रखते हैं और वो लगभग 40% के आसपास होती है। अभी उसका कुछ डाटा इन्होंने कम या ज़्यादा कर दिया क्योंकि अभी लिमिट का अमाउंट देने लगी है कई जगह। तो आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं या नगद जमा करते हैं। उसके बाद है CRR पर ब्याज दिया जाता है। ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है कि CRR पे आरबीआई कभी भी कोई भी ब्याज या इंटरेस्ट नहीं देती है। वो क्यों नहीं देता है? क्योंकि जो आरबीआई बैंकों को पैसा देती है वो ओवरनाइट के लिए या इमरजेंसी फंड के लिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस पे भी आरबीआई बचाता है। आरबीआई के ऊपर हमने एक प्रॉपर क्लास बनाई थी, वो आपने देख रखी होगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल है। यहाँ पे CRR पर ब्याज कभी भी नहीं दिया जाता, ये आपको याद रखना है। CRR बढ़ाने से क्या होगा? आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी CRR बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा? लोन है वो कम होगा। इसका कारण क्या है? CRR ज्यादा होगा तो क्या होगा? बैंकों को अपना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। यदि बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करेंगे तो क्या होगा? बैंकों में पैसा कम होगा। बैंकों में पैसा कम होगा तो लोन कम दे पाएंगे। लोन कम देंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही CRR घट गया तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, लोगों को ज़्यादा लोन दे पाएंगे, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखने हैं। SLR, जो SLR है उसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है इन्होंने, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि उसकी जो परसेंटेज है वो लगभग चेंज होती रहती है। जो कमेटी होती है वो इसी का कार्य करती हैं। तो ये आपको लिक्विडिटी रेशियो का भी हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। SLR के अंतर्गत तरल संपत्तियों में शामिल नहीं है। तरल संपत्तियां कौन सी होती है? जो लिक्विडिटी फॉर्म में है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी फॉर्म में कौन सी चीज़ होती है? नगद जो पैसा होता है। उसके बाद जो गोल्ड होता है या ज्वेलरी होती है। उसके बाद प्रॉपर्टी वगैरह या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। लेकिन जो तरल संपत्तियों में काउंट ही नहीं होती वो कौन सी होती है? तो वो होती है शेयर बाजार के शेयर। क्योंकि यदि मार्केट डाउन है
तो आप उनको बेच नहीं सकते। यदि मार्केट जो आपने शेयर रखे वो 10 साल डाउन रह गए तो आप क्या करोगे? आप नहीं बेच सकते, लिक्विडिटी आपकी बहुत कम है। हाँ, ये हो सकता है यदि मार्केट बढ़ी हुई है तो आप उसको बेच सकते हो, लेकिन वो हमेशा नहीं बढ़ी रह सकती ना। तो ये क्या है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इसीलिए ये तरल संपत्तियों में काउंट नहीं होता है। यदि एसएलआर बढ़ गया तो उसका क्या प्रभाव होगा? यदि एसएलआर बढ़ गया तो क्या होगा? ऋण घटेगा। ऋण घटेगा, मनी सप्लाई घटेगी, मनी सप्लाई घटेगी, इन्फ्लेशन घटेगी। तो ये आपको याद रखना है। इससे अगला पॉइंट है, बैंक रेट का प्रयोग किस प्रकार के ऋण के लिए किया जाता है? जो बैंक रेट का प्रयोग है वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या अल्पकालीन या मध्यकालीन या उपभोक्ता ऋण किसके तौर पर किया जाता है? ये दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है और इसमें 1 साल से ज्यादा का समय चाहिए, ये आपको याद रखना है। बैंक रेट बढ़ने से सामान्यतः क्या होता है? यदि बैंक रेट बढ़ गया तो क्या होगा? ऋण महंगा होता है, जो लोन है वो महंगे मिलेंगे क्योंकि बैंक रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है। इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है तो बैंक रिकवरी करेगा। रिकवरी कहाँ से करेगा? कस्टमर से करेगा, इसलिए जो लोन है वो हाई इंटरेस्ट पे देगा। तो ये आपको याद रखना है, ये इसके आंसर्स हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये हमने अब की बारी भाई मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मीन्स हमने एक टेस्ट सीरीज देखी थी, वो टेस्ट सीरीज हमने सेम यहाँ पर पेस्ट कर दी है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई गई थी जहाँ पर हाईली बच्चे मीन्स तैयारी करते थे, जो अच्छे लेवल की तैयारी करते थे, इसलिए हम इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अभी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है, रेपो रेट का जो निर्धारण है वो कौन करता है? तो ये हमने पहले ही पॉइंट में बताया था आपके, जो रेपो रेट है उसका, रेपो रेट मीन्स किसी भी प्रकार का रेट है तो उसका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये उसका कार्यरित करती है। रेपो रेट को हर 2 महीने में बढ़ाया घटाया, ये जो भी काम होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के होते हैं, जिसके 6 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर एक आरबीआई का गवर्नर और 5 उससे संबंधित होते हैं। रिवर्स रेपो रेट का संबंध किससे है? रिवर्स रेपो रेट का संबंध बैंक द्वारा आरबीआई को ऋण देना है, और रेपो रेट में आरबीआई द्वारा बैंकों को देना, ये आपको याद रखना है। सीआरआर में यदि वृद्धि होगी तो क्या होगा? सीआरआर में वृद्धि होगी तो ऋण में कमी होगी, ऋण में कमी होगी तो मनी सप्लाई में कमी, इसी के साथ इन्फ्लेशन में कमी। एसएलआर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? एसएलआर के अंतर्गत हमने आपको बताए दे 3-4 पॉइंट। इसके अंदर जो निजी कंपनियों के शेयर, निजी कंपनी नहीं, शेयर मार्केट का कोई भी शेयर है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। एमपीसी में कितने मेंबर होते हैं? एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर आरबीआई का गवर्नर होना मैंडेटरी है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एमपीसी की बैठक कितने समय में होती है? हर 2 महीने में होती है, ये भी हमने पॉइंट आपको बता दिया है। बैंक रेट का प्रयोग किस प्रकार के ऋण के लिए किया जाता है? बैंक रेट का प्रयोग दीर्घकालीन के लिए किया जाता है। ओएमओ का पूरा नाम क्या है? ओएमओ का पूरा नाम ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये आपको याद रखना है। ओएमओ में आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां बेचने का प्रभाव क्या? मीन्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है यदि हम उसको बेचेंगे तो क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति घटेगी, और यह घटेगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, ये आपको याद रखना है। LAF जो लिक्विडिटी फॉर्म है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है उसके हित में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। 1% में कितने बेसिस पॉइंट होते हैं? 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, क्योंकि जब भी हम डाटा देते हैं वो बेसिस पॉइंट में देते हैं, ना कि प्रतिशत में। जो एसडीएफ है, एसडीएफ में बैंक क्या करते हैं? एसडीएफ के अंतर्गत बैंक जो आरबीआई को अपना पैसा बिना गारंटी के देते हैं, विदाउट कोलेटरल देते हैं, और उसके लिए उन्हें कोई भी अलग से इंफॉर्मेशन या सिक्योरिटीज़ वगैरह अलग से बॉन्ड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। एमएसएफ का मेन उद्देश्य क्या है? एमएसएफ का उद्देश्य है जो इमरजेंसी फंड देना, आपातकालीन ओवरनाइट ऋण 1 दिन के लिए, तो ये आपको याद रखना है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा? यदि रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा?
जो मनी सप्लाई है वो कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी। सीआरआर पर ब्याज दिया जाता है? बिल्कुल नहीं दिया जाता। आरबीआई कभी भी सीआरआर पर ब्याज नहीं देती। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि जो आरबीआई है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाती है बैंक को। यदि वो ब्याज देगी तो उस पर खुद में एक तरह से बोल सकते हैं प्रेशर पड़ेगा, तो इसलिए वो कोई भी ब्याज नहीं देती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए जो रेपो रेट है वो बढ़ाने का कार्य करते हैं। रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? रेपो रेट या सीआरआर बोल सकते हो, सीआरआर बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। एसएलआर बढ़ने से क्या हुआ? यदि हम एसएलआर को बढ़ा देंगे तो जो ऋण है वो कम हो जाएगा, जो लोन है वो कम होगा, लोन कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी, इसी के साथ इन्फ्लेशन कम होगा। एमपीसी का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? एमपीसी का अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है, और इससे अलग जो 5 सदस्य हैं वो भी आरबीआई से ही संबंधित होते हैं। रेपो रेट का संबंध किससे है? जो रेपो रेट है उसका संबंध आरबीआई से बैंक को ऋण देना है, और रिवर्स रेपो रेट में बैंकों द्वारा आरबीआई को ऋण दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। ओएमओ का प्रयोग किस नीति का उपकरण है? जो ओएमओ है, जो ओपन मार्केट है ऑपरेशन है, उसका जो मेन पॉइंट है वो है मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी पॉलिसी है। इसी के लिए इन्होंने कमेटी बनाई थी। सीआरआर का पैसा बैंक कहाँ रखते हैं? सीआरआर का पैसा जो बैंक होते हैं वो आरबीआई के पास रखते हैं नगद फॉर्म में, लिक्विडिटी फॉर्म में, जिसके अंदर गोल्ड होता है लगभग। उसके बाद एमपीसी की स्थापना कब हुई थी? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी स्थापना 2016 में हुई थी। ये आपको पॉइंट याद रखना है। रेपो रेट घटने से क्या प्रभाव होगा? यदि रेपो रेट घटेगा तो जो है ऋण सस्ते होंगे, लोन सस्ते होंगे, लोन सस्ते होंगे तो मार्केट में क्या होगा? पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। एसएलआर की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? हमने आपको पॉइंट बताया था कि जो एसएलआर की सीमा लगभग 40% तक हो सकती है। मैक्सिमम 40% ये ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मिनिमम का कोई पॉइंट दिया नहीं। डिसइन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? डिसइन्फ्लेशन के अंतर्गत क्या होता है? जो महंगाई की दर है उसमें कमी की जाती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा तो क्या होगा? मार्केट सप्लाई भी कम होगी। उसके बाद हम आपको बोलते हैं कि ये आपके आंसर किए हैं। हर बार ये आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये टेस्ट सीरीज आज की, तो हम एक बार जल्दी जल्दी से इसको करते हैं। आंसर आपको पहले की तरह आपकी प्रैक्टिस के लिए है तो आपको अलग से देने हैं। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट क्या है? रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, घटने से क्या होगा? सीआरआर का पूरा नाम क्या है? सीआरआर का पैसा कहाँ रखते हैं? उस पर ब्याज मिलता है या नहीं मिलता? सीआरआर बढ़ने से क्या होगा, घटने पर क्या होगा? एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? एसएलआर के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, जो लिक्विडिटी फॉर्म के अंतर्गत नहीं आता? एसएलआर बढ़ने से क्या होगा, घटने से क्या होगा? बैंक रेट का प्रयोग किस ऋण के लिए किया जाता है? एमएसएफ का पूरा नाम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? एसडीएफ का संबंध किससे है? एलएएफ का पूरा नाम क्या है? एलएएफ के अंतर्गत कौन आते हैं? ओएमओ का पूरा नाम, ओएमओ में सरकारी जो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है तो उससे क्या होता है? यदि वो खरीदता है तो उससे क्या होता है? एमपीसी का पूरा नाम, मेंबर, अध्यक्ष कौन होता है, बैठक कितने समय में होती है, स्थापना कब हुई, मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन उसका अर्थ क्या है, डिफ्लेशन का क्या है, डिसइन्फ्लेशन का क्या है, महंगाई नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है, 1% में कितने बेसिस पॉइंट होते हैं, मुद्रा पूर्ति बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है, एसएलआर की अधिकतम सीमा कितनी है, सीआरआर की न्यूनतम कितनी है, एसएलआर की न्यूनतम कितनी है, मुद्रा पूर्ति घटने से क्या होगा, रेपो रेट घटने से क्या होगा, कौन सा उपकरण आपातकालीन स्थिति में प्रयोग होता है, मौद्रिक नीति का लक्ष्य क्या है, मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण किसके अधीन होता है, आरबीआई द्वारा बैंक को जो ओवरनाइट ऋण दिया जाता है वो किस दर पर दिया जाता है, रिवर्स रेपो बढ़ने से क्या होगा, मनी सप्लाई का अर्थ क्या है, आरबीआई किसे ऋण नहीं देता है, रेपो रेट और एमएसएफ में क्या संबंध है, कौन सा उपकरण प्रत्यक्ष मौद्रिक नीति का है, ये आपको याद रखना है, कौन सा उपकरण अप्रत्यक्ष मौद्रिक नीति का है। ये हम दोनों पॉइंट हमने आपको बताए थे पीछे वाली क्लास में,
आप ध्यान से देना इन दोनों के आंसर 47 48। नैतिक दबाव, जो मोरल सुएशन है उसका क्या प्रयोग कौन करता है? जो मौद्रिक नीति है वो किसके लिए लागू होती है? और ये आपके आंसर की है। आपको मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चन से ठीक हैं कितने गलत हैं, क्योंकि ये थोड़ा अभी टेक्निकल पॉइंट बोल सकते हो आप चालू हो गया है, तो समझना ज़रूरी है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में पैसा आ कहाँ से रहा, जा कहाँ से रहा है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR, SLR, लिक्विडिटी फॉर्म, सभी आपको याद रखने हैं। तो ये सभी आपके टेस्ट सीरीज़ हैं, तो ये सभी आपको कंप्लीट करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं, MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ध्यान से करें, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।